लॉकडाउन के दौरान देश भर में जहाँ जहाँ मजदूर वर्ग फंसा हुआ है, श्रमिक फंसे हुए हैं, उनकी संख्या लाखों में है। और जैसे ही लॉकडाउन की अवधि दूसरी बार बढ़ाई गई, उस समय ही काफ़ी बेचैनी नज़र आई थी। बड़ी संख्या में लोग निकले थे कि हमें अपने घर जाना है, जिनको कहीं बस वगैरह से राज्य सरकारों ने भेजने का इंतज़ाम किया। जैसे कि दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर काफ़ी संख्या में लोग जुट गए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों में उन्हें अलग अलग जिलों तक भेजने का इंतज़ाम किया। इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं थोड़े समय के लिए हुई, लेकिन उसके बाद चीज़ें फिर शांत हो गई और ऐसा लगा कि अब जो जहां है वहीं रुक करके इस लॉकडाउन की अवधि के पूरे होने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हुई है, उसके साथ ही एक बार फिर देश भर में ये हलचल मच गई है और श्रमिक वर्ग जो अपने राज्य से, गृह राज्य से अलग कहीं रुके हुए हैं, उनका काम भी नहीं चल रहा है, रोजी रोजगार भी नहीं है, तो वे एक बेचैनी महसूस कर रहे हैं और इसलिए सब तरफ ये आतुरता फैली हुई है कि जो जहां है वहां से निकल करके अपने गृह राज्यों में वापस लौटें। और इस दिशा में जो एक बड़ा कदम उठाया गया वो झारखंड सरकार की तरफ से उठाया गया। तेलंगाना से झारखंड तक लॉकडाउन की अवधि के बाद पहली बार एक यात्री रेल चली, जिसमें लगभग 1200 श्रमिक हैदराबाद से रांची तक पहुंचे, हटिया तक पहुंचे। तो ये अनुभव कैसा रहा और आगे क्या चीज़ें चलेंगी, तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी मौजूद हैं, रांची से ही हैं इस समय। तिवारी जी, जिस तरीके से हमने देखा 1200 श्रमिक पहुंचे, सबसे पहले तो अगर आपको कुछ लोगों से बात करने का अवसर मिल पाया हो, मतलब एक स्वाभाविक रूप से उल्लास तो उनके मन में होगा कि हाँ वो अपने गृह राज्य वापस लौट आए, एक राहत होगी वाली भावना उनके मन में होगी। लेकिन कुल मिलाकर के वो अपने अनुभव के बारे में क्या बता रहे हैं आपको? नहीं, देखिए, मेरी सीधे तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो वीडियो मैंने देखे हैं, कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने बात की और वीडियो डाले, या जो लोग आए हैं उन लोगों ने अपने वीडियो डाले, ऐसे वीडियोस देखे हैं, तो उसमें आ, ज्यादा खुशी इस बात को लेकर के जाहिर की जा रही है कि वो अपने घर आ गए और उनकी जान बच गई अब। क्योंकि उनको लगता है कि जहां पर हम थे वहां भूख की स्थिति आने वाली ही थी, या भूख थी भी। कई लोगों ने यह भी कहा कि 2 टाइम में एक बार खाना मिलता था या मिल पाता था। तो इस तरह की चीजें थी, इसलिए वो लोग खुश हैं कि हम अपने घर आ गए। दूसरी बात यह हुई कि जो यहाँ पर स्टेशन पर व्यवस्था रही, हेमंत सोरेन की खास तौर पे इसमें तारीफ की जानी चाहिए कि जो बहुत ही एक तरह से आप कहें कि कम बोलने वाले और हल्ला मचाने वाले लोगों में से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने एक एक चीज का ध्यान रखा और स्टेशन पर जितनी व्यवस्थित तरीके से लोगों को रिसीव किया गया, और ये न लगे लोगों को कि वो जैसे बिहार में जो हो रहा है। आज दानापुर का जो मैंने सीन देखा, वो बहुत ही विचलित करने वाला सीन था कि वहां भी पहली ट्रेन आई है राजस्थान से शायद। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, सबकी स्क्रीनिंग हुई और उसके हिसाब से लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रो में लोग चल रहे थे। उनको एक गुलाब का फूल भी स्वागत के तौर पर दिया गया, एक मिठाई का डब्बा दिया गया। तो ये अपने में वैसे ये लगता है कि दिखावे की चीजें हैं, लेकिन जो आदमी इतनी मुश्किल से आ रहा हो, उसे अपने राज्य में इस तरह से स्वीकार किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है उसे। दूसरी तरफ जो दानापुर में दिखा, वो बिल्कुल अलग था कि कोई पूछने वाला नहीं है, प्रशासन खड़ा है, उसमें आदेश दे रहा है कि इधर जाइए उधर जाइए। वहां लोग अलग तरह से ला रहे, तो ये एक अनुभव, अलग तरह का अनुभव था। और आपको बताया कि आज रात को एक दूसरी ट्रेन भी आने वाली है कोटा से बच्चों की, जी। तो उसको लेकर के भी पूरे इंतजाम है, जो कल रात को वहां से चली है। और कल एक ट्रेन धनबाद के लिए आएगी, कोटा से ही आएगी, जो धनबाद या उस इलाके के बच्चों को लेकर के आएगी। जी। तो ये बाहर के राज्यों से जो मजदूर वापस लौट रहे हैं झारखंड में, या बच्चे वापस लौट रहे हैं, छात्र लौट रहे हैं, इनके लौटने पर किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना या समाचारों में देखा कि राज्य सरकार उन्हें स्क्रीनिंग करने की या क्वारंटीन करने की व्यवस्था कर रही है। क्या वहाँ पर व्यवस्था दिख रही है आपको? नहीं, यहाँ तो कल रात में 11 बजे के आसपास ट्रेन आई थी और उसमें बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था थी। रात को 8 बजे हेमंत सोरेन खुद खुद स्टेशन पर जा करके उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ये मुख्यमंत्री लोग अधिकतर नहीं कर रहे हैं इस समय, इससे संवेदनशीलता भी दिखती है।
और वहां पर स्क्रीनिंग, और फिर जिस जिले में उनको जाना है, हर जिले के हिसाब से बसें थी, वहां पर 65 बसें थी कि उन बसों में बैठ के लोग जाएंगे और उन बसों में डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। और जिस जिले में गए वहां से भी वहां के डीसीज ने ट्वीट किए हैं, फोटो ट्वीट किए, कैसे उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं। तो इसकी दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुझे कोई कमी नहीं दिखाई दी उसमें अभी तक। जी। अब यहाँ से आगे सवाल उठता है कि लॉकडाउन अभी 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया, 14 दिनों के लिए। जो मजदूर वापस लौट रहे हैं उन्हें तुरंत घर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, उन्हें क्वारंटीन किया ही जा रहा है और ये क्वारंटाइन की अवधि जो है वो 14 दिन की ही होगी। तो 14 दिन लॉकडाउन के बीच में वो जहाँ पर थे वहीं रुके रहते या फिर अपने राज्य में वापस लौटे लेकिन क्वारंटीन हो गए, यानी आप त्रिशंकु वाले स्थिति में हो गए। देखिए, इसमें पहली बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वो लोग जहां पर थे उन जगहों पर जो व्यवस्थाएं उनको लेकर के थी, बाकी व्यवस्थाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे मेरे पास कई लोगों ने वीडियो भेजे बॉम्बे से और थाने से, सूरत से, कुछ लोगों ने, जिसमें एक एक रूम में 20-20 लोग रह रहे हैं। तो वो क्वारंटाइन तो था ही नहीं एक तरह से। दूसरी बात ये हुआ, मतलब डिस्टेंसिंग तो थी ही नहीं। जी। दूसरी बात ये हुई कि अ, खाने की दिक्कत उनके सामने जबरदस्त थी। जो मतलब जब कोई खाना बांटने वाला आ जाए तो लाइन में लगना, सबसे पहला काम, प्रायोरिटी ये उन लोगों की होती थी कि भाई ये पता रखना, कान अपने खुले रखना, कोई खाना बांटने तो नहीं आ रहा है। कई बार मिला, कई बार नहीं मिला। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों के सामने आप मानसिकता वो समझिए कि हमें ये नहीं पता है कि कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 3-3 दिन बाद खाना पाए। तो और फिर वो अपने परिवार से दूर है। एक डर ये भी होता है कि मुझे अगर हो गया, कोरोना हो गया और मैं यहां मर गया तो मेरा परिवार भी नहीं आ पाएगा। ये मैं बहुत क्रूड टर्म्स में कह रहा हूं, लेकिन ये डर जो लोग अपने घर से 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा डर होता है कि मेरे परिवार के लोग और वहां कैसे हैं, इसकी चिंता भी रहती है। तो इस समय लोग ये सोचते हैं कि भाई हम अपने घर पहुंच जाए, अपने देश पहुंच जाए। देश खास तौर पे होता है कि भाई अपने देश में पहुंच जाए। अपना देश मतलब वहां हम भूखे रह लेंगे, वहां अपने लोग हैं। तो ये एक बड़ी चीज होती है जिसके चलते लोग वहां से किसी भी कीमत पर चलने को आमादा है कि भाई यहां से हम निकल पाए, यहां से अपने देश पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाए। अब ये वजह है उसकी। जी। अब यहाँ जैसे पहली ट्रेन आई, हटिया पहुंची, उसमें 1200 के आसपास श्रमिक हैं। कुल संख्या लाखों में बताई जा रही है। तो ये जो व्यवस्था है ये व्यावहारिक रूप से क्या आपको लगता है आगे बहुत दूर तक जा पाएगी? कितने श्रमिक इस तरह से ट्रेनों से वापस लौटाए जा सकेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर? देखिए, मैं आपको कुछ मोटे मोटे नंबर्स बताता हूं। कुछ ऑथेंटिक ऑफिशियल नंबर्स हैं और कुछ जो एक कहा जा रहा है और मोटे तौर पर समझा जा रहा है। जैसे बिहार में सुशील मोदी ने, जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बाहर राज्यों में फंसे हुए 17 लाख लोगों को 1-1 हजार रुपए भेजा गया है। इसका मतलब 17 लाख लोग कम से कम बिहार के बाहर हैं। यहां कहा जा रहा है कि 6-7 लाख लोग झारखंड के बाहर हैं। तो ये हो गए, तो 17 और 6 या 7 में 6 मान लीजिए 23 लाख हो गए। उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में बाहर हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मान लीजिए कि वो बिहार जितने नहीं भी हैं, लेकिन मुझे लगता है बिहार जितने ही होंगे, क्योंकि बिहार से डबल आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। फिर भी उतने नहीं है, 10 लाख ही हैं। तो ये 23 से 33 पहुंच गए। फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और बंगाल है जिनके लोग हैं। ये कुल मिला के 10 लाख लोग भी हों, 43 लाख लोग पहुंच गए। 43 लाख लोगों को लाने के लिए अगर एक ट्रेन में 1000 लोग आए तो 43,000 ट्रेनें चाहिए। कितने दिनों में रेलवे इतने लोगों को ला सकेगा वापस अपने गृह राज्यों में? हमें नहीं लगता है कि जब तक ये देशबंदी है, जब तक ये खत्म होने की कगार पर आएगी, तब तक भी शायद लोग लौट नहीं पाएंगे। हमें नहीं लगता है कि इस तरह से, और इस तरह की व्यवस्था भी अपनी सरकार कर पाएगी। ये व्यवस्थाएं दरअसल थी जब देशबंदी अनाउंस हुई थी, उससे पहले की व्यवस्थाएं थी। अगर एक हफ्ते में प्लान करके पूरा और चला जाता तो शायद जिनको रुकना था उनके रुकने की व्यवस्था हो जाती और उनका क्या इंतजाम होगा, और जिनको आना था उनके आने की व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन अब अगर हम सोचें कि हम इतने 43 लाख लोगों को, ये वो नंबर है
जो बहुत लोअर लेवल पर हम कह रहे हैं। जो आपका सेंसस है 2011 का, वो ये कहता है कि करीब 1.5 करोड़ लोग जो ये श्रमिक हैं, ये अपने गृह राज्य के अलावा दूसरे राज्य में काम करते हैं। तो 1.5 करोड़ लोग 2011 के सेंसस के हिसाब से हैं, और उसके बाद से इकोनॉमी अपनी बढ़ी है, तो ये संख्या भी बढ़ी होगी। और जो जिन गरीब राज्यों के जाते हैं लोग, उन गरीब राज्यों में कोई खास असर नहीं पड़ा है, वो गरीब उतने ही हैं। अब इसलिए देखिए, ये मेरा संख्या बड़ी सवाल होगी, यही है, संख्या तो को लाना बहुत मुश्किल है। मेरा सवाल यही है कि अगर जैसा आप कह रहे हैं कि 40,000 45,000 ट्रेनें चलानी पड़ जाएंगी, और एक दिन में आप कितनी ट्रेनें आपने शुरू की? पहले दिन 5-6 ट्रेनें, तो जी। क्या मतलब रह जाता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक टोकनिज्म नहीं रहे? नहीं, ये जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को दूसरों पर डाल देने, राज्यों पर डाल देने की जिम्मेदारी, ये काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ऐसे ढेर सारे काम कर रही है, और जो एक बड़े भाई की तरह बिग बॉस के तौर पर जो काम कर रही है, वो आप हर चीज में आप देखिए, आप चाहे रेड जोन और ऑरेंज जोन डिवाइड करने का मामला हो, चाहे वो श्रमिकों का मामला हो, उन्होंने कह दिया कि भाई सबको एक खाना मिलेगा, सबके खाने का इंतजाम होगा, लेकिन हो एक नहीं रहा सेकंड, है कहीं। एक सेकंड, मेरा यहाँ पर सवाल है कि केंद्र सरकार ने तो पहले कहा जो जहां हैं वहीं रुकिए, कहीं किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सख्ती से केंद्र सरकार ने बार बार ये कहा, लेकिन हर तरफ से दबाव आने लगे, सामाजिक दबाव आने लगा, राजनीतिक दबाव आने लगा, मुख्यमंत्रियों के बयान आने लगे, राजनीतिक दलों के बयान आने लगे कि भाई मजदूर जो हैं वो अपनी जगह पे बहुत बेचैन हैं, उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उन्हें खाने वाने से नहीं, उन्हें अपने घर जाने से मतलब है। ये कहा गया कि ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें वो किसी भी तरीके से घर लौटना चाहते हैं, चाहे वो बहुत खर्चा करके लौटें, चाहे वो पैदल करके लौटें, चाहे वो साइकिल चला करके लौटें, वो किसी भी तरह से अपने घर लौट जाना चाहते हैं। तो जब हर तरफ से दबाव पड़ा तो केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है, हम ट्रेन भी चला देते हैं। ट्रेन चलाना ये केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रख करके नहीं शुरू किया, ये हर तरफ से पड़े हुए दबाव के बाद, जिसमें पत्रकारों ने भी बहुत दबाव डाला है। तमाम टेलीविजन चर्चाओं में मैंने भाजपा प्रवक्ताओं को घेर करके जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको समझाते हुए देखा गया कि अरे भाई आप ट्रेन क्यों नहीं चलवा दे रहे हैं। तो भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा अच्छा ठीक है, हम अपनी सरकार के सामने ये बात रखेंगे। तो केंद्र सरकार पे ये कहना कि वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल रही है, क्या ये स्थिति इस वजह से नहीं हुई है कि जो मजदूर जहां रुके हुए हैं, जिन राज्यों में रुके हुए हैं, वहां पर वो काम करते थे, उन राज्यों की अर्थव्यवस्था की धुरी बने हुए थे, लेकिन संकट के इस समय में वो राज्य सरकारें उन मजदूरों का ख्याल उस तरह से नहीं रख पाई जैसे उन्हें रखना चाहिए। वो मजदूर इस समय अपने आप को एट होम फील नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम परदेश में फंस गए हैं और यहाँ पर हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और चीजों को यहीं से देखने की जरूरत है। और जो मैं पॉइंट कह रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है कुल मिलाकर के, कि भाई अगर तैयारी नहीं हुई, लोगों को वहां रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, लोगों को, आपको बताएं, आपने कहा कि भाई भूख उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत इसलिए है क्योंकि उन लोगों के पास राशन कार्ड वहां के नहीं है, उनके पास वहां जनधन अकाउंट टाइप चीज भी नहीं है, जो जो पैसा जाना है, या जो महिलाओं के नाम पैसा जाना है, वो लोग उससे बाहर हैं। उनको वो राशन भी नहीं मिल रहा है, वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। उनके एम्प्लॉयर ने जो पैसा, मार्च का पैसा बकाया था, मुझे अभी तक एक भी ऐसा वीडियो नहीं दिखाई दिया है, एक भी ऐसी खबर, मैंने साउथ के अखबार भी देखता हूँ और नॉर्थ के भी देखता हूँ, सब सारे ई पेपर पर, कहीं भी ये नहीं दिखाई दिया जहां किसी ने कहा हो कि भाई हमें पूरे मार्च का वेतन दे दिया गया। अधिकतर लोगों ने यही कहा कि मार्च का भी बकाया नहीं दिया गया है। तो अब वो जिस हालत में, आप देखिए गुड़गांव में एक आदमी ने आत्महत्या इसी उसमें कर ली, या उत्तर प्रदेश में भदोही में जो लड़का मर गया, जिसको कोरोना हो गया, या जो आते हुए लोग इस तरह से मरे हैं बीच रास्ते में, उनकी किस तरह की कहानियां निकली। तो सवाल ये है कि जिन राज्यों में वो थे, उन राज्यों जैसे महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है ऐसा जहां पर ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, गुजरात में फंसे हुए हैं, और ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर विभीषिका भी ज्यादा है। तो एक स्वाभाविक तौर पर वहां की सरकार की जिम्मेदारी, पहले वो अपनी जिम्मेदारी अपने लोगों के प्रति रखेंगे। ये सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। पहले भाई जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों की, उनकी ध्यान पहले रखेंगे। बाद में जो लोग वहां फंसे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी की बात है।
और यही चीज गुजरात में होगी, यही चीज राजस्थान में होगी, यही चीज दूसरी जगहों पर भी होगी, दिल्ली में भी यही चीज होगी। दिल्ली में आपने दिल्ली का जिक्र किया, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से लगातार दावे किए गए, कभी 4 लाख, कभी 6 लाख, 7 लाख, पता नहीं कितने लाख लोगों को वो रोज खाना खिला रहे हैं। अगर 4 लाख लोगों को वो खाना खिला रहे हैं शेल्टर होम्स में, तो फिर यहाँ के मजदूरों में वो भूख वाली बात क्यों होती, बेचैनी वाली बात क्यों होती, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ये बात क्यों आती? भाई खाना खिला रहे हैं, इसका एग्जाम्पल यमुना पुश्ते पे जो लोग पहुंचे थे वही थे ना सामने। वो तो खूब टेलीविजन पे चला, तो किसको क्या खाना खिला रहे हैं ये उससे पता चल गया कि जिसमें ये वीडियो और ये फोटो तक आए कि जो लाशें जल रही हैं उनकी लकड़ियां निकाल करके और उस पर वहां जो चावल और ये सब फेंका जाता है उसको पका के लोगों ने खाया, ये स्टोरी आई है। तो कहाँ सारी सरकारें यही कर रही हैं, कह तो रही हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी में पहले अपने लोग हैं। और जो इन प्रवासियों की दिक्कत है, इन प्रवासियों की दिक्कत यह है, ना तो इनके खाने का इंतजाम है पुख्ता तौर पर, ना ढंग से रहने का इंतजाम है। केंद्र सरकार ने जरूर कहा कि ये जिस कैंपस में है उसी कैंपस में रहें, फैक्ट्रीज अपने यहाँ रखें, लेकिन ऐसा तिरुपुर जैसी जगह जहां पे करीब उसके आसपास करीब 9 लाख मजदूर काम करते हैं तिरुपुर में, जो एक गारमेंट हब है अपने यहाँ का, रेडीमेड गारमेंट हब, तिरुपुर में भी 50% से ज्यादा मजदूर बाहर रह रहे हैं। और जहां जो बाहर रह रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था फिर अच्छी नहीं है, उनके खाने की भी व्यवस्था नहीं है। ये अभी कल मैं किसी में स्टोरी देख रहा था, किसी अखबार में, साउथ के ही किसी अखबार में, बड़ी स्टोरी थी। तो ऐसे उसमें आदमी को फिर अपना घर याद आता है, अपनी वाइफ याद आती है, अपने पिता याद आते हैं, अपने भाई याद आते हैं, कितनी भी दुश्मनी रही हो भाई से या पिता से, लेकिन बाद में लगता है यही कि अपने घर पहुंच जाए। तो सवाल उनके सामने ये है बहुत बड़ा कि हम यहाँ मर गए, हम भूख से मर गए, तो हमारे घर के लोग हमें देख भी नहीं पाएंगे। और ये अपने इलाके में बहुत ज्यादा बड़ा सवाल है। तो ये जो आपने जिक्र, जैसे आपने कहा, जैसे मैंने आपके सामने दिल्ली का उदाहरण रखा, आपने कहा कि ये हर राज्य सरकार वही कर रही है। तो अगर मसला ये है कि राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही हैं या केंद्र सरकार से उनको वैसी मदद नहीं मिल पा रही है, तो बजाय इसके कि जो प्रवासी मजदूर जहां पर हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं, उसके बदले एक अव्यावहारिक विकल्प का हल्ला मचाना कि हम ट्रेनें चला दे रहे हैं, अब लोग ट्रेनों से वापस लौट आएंगे। हमने शुरू में ही बात की कितना अव्यावहारिक ये लग रहा है। आपको 40-45 हज़ार ट्रेनें चलानी पड़ जाएंगी, और वो ट्रेनें आप कब तक चलाएंगे, ये एक दिन में आप कितनी ट्रेनें चला लेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह से चला लेंगे। दूसरे इसमें बात ये आएगी कि ऐसा नहीं है कि सारे जो प्रवासी हैं वो मुंबई में ही बैठे हुए हैं, वो दिल्ली में ही बैठे हुए हैं, वो देश भर में फैले हुए हैं। तो आप कैसे छोटे छोटे ज़िलों से, जहां एमएसएमईज में कोई काम कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई कहीं खलिहान में काम कर रहा है, आप सबको इकट्ठा करके कहीं पर मुंबई स्टेशन में लाएंगे, कहीं पर हैदराबाद स्टेशन में लाएंगे, कहीं पर आप दिल्ली स्टेशन पर लाएंगे और सबको अपने अपने गांव भेज देंगे? ये कैसे आप चला पाएंगे? ये क्या सीधे सीधे एक, चूंकि जनमत का एक दबाव बन गया था और सभी सरकारें दिखाना चाहती हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये एक शोषा छोड़ दिया है कि चलो हमने ट्रेनें चलवा दी हैं, लेकिन व्यावहारिक में रूप में इससे समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं है। नहीं, ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों पर एक प्रेशर, इन सरकारों ने प्रेशर बना दिया, खास तौर पर ये राज्य जो हैं झारखंड और बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश एक लेवल तक। उत्तर प्रदेश में हालांकि उस तरह का प्रेशर नहीं बन रहा है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री अलग तरह से काम करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कोई प्रेशर नहीं बनाया। बिहार के मुख्यमंत्री ने हमेशा यही कहा कि सरकार की अनुमति नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते कुछ, और इसके लिए उनकी आलोचना भी हो रही है। उनके विपक्षी दल जबरदस्त तरीके से उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, इन गरीब राज्यों, वो राज्य है जहां पर ये लोग काम करने जाते हैं, एक राज्य ये है जो गरीब राज्य है जहां के लोग जाते हैं। यहाँ का जो पॉलिटिशियन है, जो वो चाहे सरकार में हो चाहे जो पॉलिटिकल क्लास है यहाँ का, उसकी बात अगर करें तो वो एक कहीं ना कहीं इतने इस तरह से नहीं सोचेगा कि उनकी वहां व्यवस्था हो तो पा नहीं रही है, तो कोशिश ये उसकी रहेगी कि भाई सांत्वना ये दी जाए कि हम आपको बुला लेंगे। और ये प्रेशर, ये जैसे हेमंत सोरेन ने शुरू किया कि ज्यादा ट्रेनें, अभी आप अगर देखेंगे शेड्यूल देखेंगे तो ज्यादा ट्रेनें झारखंड की खुल रही हैं सब जगह से,
जहां से भी, कोटा से हो चाहे बंबई से हो चाहे हैदराबाद से हो, जहां से भी हैं, झारखंड की ट्रेनें ज्यादा हैं। तो ये यहाँ की सरकार और लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे चीजों को हैंडल करती है। और उनको चुनाव भी लड़ना है, ये दिक्कत ये भी होती है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगले चुनाव लड़ना है और लोग उस तरह तार्किक तरीके से चीजों को समझते नहीं है। केंद्र ने भी जो किया है वो भी अपने सिर पर ना चीजें आए। केंद्र ये कह सकती थी कि भाई कुछ नहीं करना, हम सबकी व्यवस्था करवा रहे हैं। और जिस तरह से केंद्र जा करके बंगाल में, केरल में झाड़ लगा सकती है इसको, इस समय तो उसके पास असीम ताकतें हैं, तो उसमें तो वो कुछ भी करा सकती है। और वो ये कराने की जगह ये चीज इन राज्यों पर डाल दी कि भाई आप अपने लोगों को मंगा लीजिए, और उन राज्यों पे दबाव डालने की जगह कि वो राज्य उनकी व्यवस्था करें। होना ये चाहिए था कि वो राज्य उनकी व्यवस्था करे, वो नहीं हुआ। जैसे शुरू में कहा गया नौकरी से कोई नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इसे इंश्योर किया गया क्या? नहीं इंश्योर किया गया। और देखते देखते, बाकी तो छोड़ दीजिए, ऐसे एसएमएससी और जो इस तरह छोटी यूनिट्स और बड़ी यूनिट छोड़ दीजिए, मीडिया में लोग नौकरी से निकाल दिए गए। तो आप सोचिए मेरे प्रधानमंत्री के कहने का क्या मतलब रहा? या तो वो खाली लोगों का दिल रखने के लिए बोल रहे हैं, और ऐसे समय में क्या वो टाइम्स ऑफ इंडिया को या इंडियन एक्सप्रेस को या ऐसे लोगों को पीएमओ उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? कह सकता है कि भाई नथिंग डूइंग, आप नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन अगर वो ये नहीं, तो वो बेचारे मजदूर जिनकी कोई आवाज ही नहीं है, उनके लिए आप सोचिए क्या है। तो ये स्थितियां नहीं, हैं। अब जो मान लीजिए झारखंड के 6-7 लाख। एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। मेरा कहना है कि केंद्र सरकार को लॉकडाउन जारी करने से पहले इसकी पुख्ता व्यवस्था रखनी चाहिए, और अगर वो नहीं रख पाए हैं तो शायद उनका आकलन बहुत गड़बड़ था। उनको लग रहा था कि 21 दिन में महाभारत जीत लेंगे हम, और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मलसी की तरफ चल जाएगा, इसलिए शायद नहीं की होगी। 21 दिन तक चला ही लेंगे। लेकिन कोरोना तो बता के आया नहीं, और ना बता के आएगा। तो अभी हम किसी को भी नहीं पता है कि कोरोना कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक ये डिस्टेंसिंग और सब चलेगी। आपको जो कल आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों के ही बताते हैं। जो 319 जिले ग्रीन बताए गए हैं, उनमें से 309 जिले ऐसे हैं जिनमें अब तक कोरोना का कोई मामला ही नहीं हुआ। 10 ही जिले ऐसे हैं जो ग्रीन में आए हैं। इस आंकड़े को समझिए आप। 10 ही जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज और रेड वाले थे जो ग्रीन में आए हैं। तो इस जो हम लोग कर रहे हैं ये डिस्टेंसिंग का काम और लॉकडाउन, इसका असर कोरोना रोकने नहीं, कोरोना को थोड़ा ठेलने का काम है कि भैया थोड़े दिन और ठेल लीजिए। शायद सरकार इस तरह से नहीं सोच रही होगी। और अब जब आया है तो अपने ऊपर नहीं आया। मेरा कहना सिर्फ ये है, अपने ऊपर नहीं आए। जिन राज्यों के लोग फंसे हुए हैं वहां की सरकारें जाने, और हम उनको छूट दे रहे हैं। नहीं, मैं वापस अपने पुराने सवाल पे आ रहा हूँ। केंद्र ने यह भी नहीं किया है। जो ट्रेन आएंगी उन ट्रेनों का किराया भी लोगों से तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सरकारें दे रही हैं। ये व्यवस्था है उसमें। केंद्र सरकार नहीं दे रही, रेलवे नहीं उसका खर्चा उठा रहा है। खाने का भी खर्चा और आने जाने का जो मतलब आने का खर्चा है वो सब राज्य सरकारें दे रही। यहाँ मैं फिर से अपने पहले सवाल पे लौटता हूँ कि अगर मान लीजिए 6-7 लाख झारखंड के प्रवासी मजदूर हैं अलग अलग राज्यों में, आप उन्हें अगले 15 दिनों के अंदर मान लिया उसमें से 20-25 हजार श्रमिकों को वापस बुला भी लेंगे, तो समस्या पर कितना असर पड़ा? देखिए, आप झारखंड की सरकार पर सवाल खड़े करने की जगह ये केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। 40 दिन के बाद उन्होंने ये कहा कि अब आप ला सकते हैं, और लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया। तो होना, मान लीजिए 40 दिन में गड़बड़ी हुई, नहीं हो पाया, इंतजाम नहीं हो पाया, अब तो इंतजाम कराने की व्यवस्था करते। और उनके पास असीम ताकतें हैं इस समय। मैं जो बात कह रहा हूं, ऐसा वो जो रहता कि केंद्र राज्य सरकार नहीं सुनेगी, अब इस समय वो नहीं है। जो 2004 का ये जो डिजास्टर एक्ट जो लागू हुआ है, इससे असीम ताकतें उनके पास मिल गई हैं उनको, और वो राज्य को निर्देशित कर सकते हैं। अगर राज्य नहीं मानता है तो अपना आदमी बैठा सकते हैं वहां पर, जो उन्होंने बंगाल में किया, और उसके नतीजे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन किसके हाथ में है? स्थानीय प्रशासन किसके हाथ में है? राहत शिविरों को चलाने का काम किसके हाथ में है? जो प्रवासी रुके हुए हैं और उनके पास आमदनी नहीं है, उनके पास राशन नहीं है, उन तक राशन पहुंचाना किस सरकार की जिम्मेदारी है? मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से कोरोना की टेस्टिंग का जायजा लेने के लिए बंगाल और महाराष्ट्र और इन जगहों पर टीम भेजी, गुजरात में भी भेजी,
क्या इन विस्थापित मजदूरों के या प्रवासी मजदूरों के हाल चाल लेने के लिए ऐसी टीम भेजते, इसी प्रेशर बन जाता कि राज्य सरकार क्या कर रही है। लेकिन उस तरफ नहीं सोचा गया। सोचना उस तरफ चाहिए था कि उनकी व्यवस्था, एक टीम जाके 4 दिन में 4 टीमें भेज देते कि भाई महाराष्ट्र एक बड़ा, वहां ज्यादा लोग फंसे हैं, वहां 4 टीमें जाएंगी, गुजरात में 2 टीमें जाएंगी, दिल्ली में 4 टीमें और देखेंगी सब कहाँ क्या व्यवस्था है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो और जो बेचारा बिहार में बैठा हुआ है, जो झारखंड का राज्य चला रहा है, उसके ऊपर वो जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर वो नहीं मंगाता है तो वो जाने, उसके लोग उससे सवाल पूछेंगे, और अगर वो कह दे जो बात आप कह रहे हैं, वो कह दे कि वहीं बैठे रहो, तब तो वो उसकी भैंस पानी में गई। तो ये जो पॉलिटिकल गेम भी हो रहे हैं, ये गड़बड़ है। तो क्या अंत में निष्कर्ष के रूप में, जो आपकी सारी बातों का निष्कर्ष है, मैं उसके रूप में ये कहूँ कि प्रवासी मजदूरों को ट्रेन में भर भर करके लाना जो है वो व्यावहारिक नहीं है। आप जितने प्रवासी बाहर हैं उनकी बहुत कम संख्या को आप वापस लौटा पाएंगे इस तरीके से। इसलिए जहां वो हैं वहीं पे उनके लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं, और ये बेहतर इंतजाम करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। राज्य सरकार, जहां पर जिस राज्य में वो प्रवासी अभी हैं, इन दोनों को मिल करके ये काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और यही एक रास्ता है जी। और आपको आने वाले दिनों का बताऊं मैं 1-2 मिनट और, कि एक तरफ आप एसएमएमई जो है उनको खोल रहे हैं, और उनमें काम करने वाले लोग कौन हैं? जो 319 जिले और 284 जिले जो ऑरेंज वाले हैं, उन सब में ये एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। तो उनमें काम करने वाले लोग जो ज्यादा काम, वो ये लोग हैं। ये लोग वहां से अगर आ रहे हैं, और जो वहां रुके हुए भी हैं, अब मुझे नहीं लगता कि वो रुकेंगे, भले आप रेल चलाएं या ना चलाएं, लोग वहां से पैदल चल दिए। आप इंदौर के बाईपास पे देखिए, मुझे उसकी सूचनाएं मिलती रहती है, क्योंकि वो गुजरात से इधर को जोड़ने वाली जगह है। तो उस बाईपास पर जत्थों में 10 लोग, 20 लोग, उस तरह से नहीं जैसे दिल्ली में हुआ था, क्योंकि लोग डर गए हैं, वैसे करने में अपने दिक्कत हो जाएगी। तो 10 लोग, 5 लोग, इस तरह कर करके 500-500 मीटर पर चलते चले आ रहे हैं। और वो लोग अब रुकने वाले इसलिए नहीं है क्योंकि एक डर ये भी है जो अभी तक नहीं था, कल को फिर कुछ हो जाए तब क्या होगा। और सरकार पर भरोसा इस मामले में, खास तौर पर इस मामले में उन लोगों का नहीं है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर पाएगी। करती है या नहीं वो बात नहीं है, कर पाएगी ये मामला है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि वो जो पलायन है, मतलब जो उल्टा पलायन है वहां से, वो रुकेगा। वो चीजें अगर नॉर्मल हो जाएंगी और तेजी से शुरू हो जाएगा वो। चलिए, लेकिन फिलहाल अभी विकल्प यही दिख रहा है, जैसा आपने कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों को मिल करके प्रवासी मजदूरों का ख्याल वहीं पर बेहतर तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनों से आप बहुत कम संख्या में ही लोगों को वापस लौटा सकते हैं, और जब तक लौटाएंगे तब तक काफ़ी समय निकल जाएगा। आप एक दिन में कहीं पर 1000 लोगों को लौटाएंगे, 2000 लोगों को लौटा लेंगे, कहीं पर 5000 लोगों को लौटा लेंगे, लेकिन जहाँ पर संख्या लाखों में है वहाँ पर इस तरह से 1000, 2000, 5000 लोगों को वापस लौटाने से कुछ समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। समस्या का समाधान यही होगा कि वो जहाँ पर हैं वहाँ उनका बेहतर ख्याल रखा जाए, और अभी उन्हें ये भरोसा नहीं बन पा रहा है, इसीलिए वे ये वापस पलायन, जो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, उन्हें बेहतर तरीके से सांत्वना दे करके, समझा करके, और सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि वास्तविकता में कार्य रूप में दिखाते हुए उन्हें राहत पहुंचाएं, तब जाकर के कहीं बात बनेगी। राजेंद्र तिवारी जी, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।